उत्कर्षा ने आंसर लिख दिया है। उत्कर्षा का आंसर एकदम परफेक्ट है, वेरी गुड, सही है। जब बायर को टाइटल ट्रांसफर किया ही नहीं गया था सेलर से, तो बायर किस हक से डैमेजेस क्लेम करेगा? आर यू गेटिंग दिस स्टूडेंट? यानी सेलर ने अभी तक टाइटल ट्रांसफर ही नहीं किया था बायर को। जब बायर को ट्रांसफर ही नहीं किया था, जब बायर के नाम पे कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, तो इन दैट सिनारियो बायर इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कंडीशन और ब्रीच ऑफ वारंटी। ओके, मुझे लगता है दो बच्चों ने, देवांशु ने भी वही आंसर दिया, वेरी गुड। तो बच्चों आई थिंक आप समझ ही गए होंगे, लास्ट एग्जाम्पल में बायर का जो लीगल रेमेडी है ना डैमेजेस क्लेम करने का, बच्चों वो नहीं मिलेगा उसको अगर उसके नाम पर उस गुड्स को लेकर टाइटल नहीं है या रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो बायर इन दैट सिनेरियो कैन नॉट क्लेम एनी डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कंडीशन और ब्रीच ऑफ वारंटी। वेरी गुड, 4 लोगों का आंसर मैं देख पा रहा हूँ, वेरी गुड। ऑलमोस्ट क्या सभी ने करेक्ट आंसर लिखा है। तो बच्चों मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, आई थिंक दैट इज अंडरस्टूड। एंड बच्चों सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को कंप्लीट करने के लिए वी आर हैविंग अ लास्ट पॉइंट सेक्शन 64 ऑप्शन सेल। बच्चों लिख के रखो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट। एंड बच्चों इसको जब हम पढ़ेंगे ना, तो आई गारंटी कि 50% से ज्यादा नॉलेज आपका रिवीजन होगा। याद करो बच्चों, ऑक्शन सेल को लेकर आपको क्या क्या याद आ रहा है? ऑक्शन सेल को लेकर पहली बात तो ऑक्शन कौन करवाता है? देखो मैं 5 मिनट दे दो मुझे, मैं कैसे बताता हूँ। देखो ऑक्शन कौन करवाता है, नीलामी कौन करवाता है? तो बच्चों एक मर्केंटाइल एजेंट होता है जिसका नाम है ऑक्शीनियर। वेरी गुड, ऑक्शीनियर। बच्चों ये जब गुड्स सेल करता है तो किसके बिहाफ पे गुड्स का ऑक्शन करता है? किसके बिहाफ पर गुड्स का ऑक्शन करता है? सेलर, ओनर, ओनर सेलर कुछ ही बोलो। बच्चों ओनर सेलर की बजाय आपको और एक परफेक्ट वर्ड देना चाहिए। ओनर या सेलर के बजाय आपको और एक वर्ड देना चाहिए था, क्या? ऑक्शीनियर गुड्स जो बेचता है तो किसका गुड्स वो बेचता है? तो आंसर है उसके प्रिंसिपल का। किसका? प्रिंसिपल। ऑक्शीनियर एजेंट है कि नहीं बच्चों, आप मानते हैं कि नहीं ऑक्शीनियर एजेंट है? तो इस एजेंट को जिस व्यक्ति ने अपॉइंट किया है गुड्स बेचने के लिए, आपको लगता नहीं उसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे? प्रिंसिपल बोलेंगे। हेलो, यस। इसका बच्चा मुझे क्या बोलना था कि ऑक्शीनियर एंड प्रिंसिपल, बच्चों ये जब मिलते हैं साथ में एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहलाता है। बोलो क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। टाइप करो, ऑक्शीनियर एंड प्रिंसिपल के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पे ऑक्शीनियर प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स बेचेगा एंड अपना कमीशन लेगा, तो बच्चों इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होती है। लॉ ऑफ एजेंसी बोलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बोलो, वन एंड द सेम। तो बच्चों यहाँ लॉ ऑफ एजेंसी अप्लाई हो जाता है। इज दैट क्लियर विथ एवरीवन? बच्चों ऑक्शन सेल में क्या होता है, याद है आपको? ऑक्शन सेल में ऑक्शनियर गुड्स को बोली लगाने के लिए बोलता है, बिडिंग करने के लिए बोलता है। बहुत सारे खरीदार आते हैं, मालूम है कि नहीं? बहुत सारे खरीदार आते हैं एंड बच्चों जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा उसको वो गुड्स बेच दिया जाता है। मालूम है ना कैसे बेचते हैं गुड्स? बाय फॉल ऑफ हैमर। बच्चों फॉल ऑफ हैमर से कुछ याद आया आपको? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, चलो रिकॉल करो। फॉल ऑफ हैमर से जब गुड्स बेचा जाता है तो बच्चों इसको एक प्रकार से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों फिर याद करो, क्या
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, याद करो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए क्या कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट है? नहीं। तो आप देख रहे हो मैं कितने सारे पॉइंट्स आपसे पूछ रहा हूँ, आपको लगता नहीं आपने ये सारी चीजें जगह जगह पढ़े? चलो मुझे बताओ बच्चों, अगर ऑक्शनियर 1 2 3 बोलकर हैमर टेबल पे मारने के बजाय सामान पर मार देता है, टेबल पे मारने के बजाय सामान पर मार देता है, तो क्या एग्रीमेंट हो गया सेल का? क्या सेल हो गया? नो। याद है ना, हमने ये भी एग्जाम्पल पढ़ा था। यानी बच्चों ऑक्शनियर जहां जहां बच्चों आया, हमने वहां वहां बच्चों इसको पढ़ने का कोशिश किया। अभी एक साथ हम इसको पढ़ेंगे, इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट। बच्चों ऑक्शन सेल को लेकर क्या लीगल रूल्स बने हैं? सेक्शन 64 हमें बताएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कि ऑक्शन जब कंडक्ट होता है तो उस ऑक्शन को लेकर व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। बच्चों अभी इतना सारा 5 मिनट में रिवाइज करने के बाद अब बच्चों मैं एक एक लाइन रीड करके समझाने का ट्राई करता हूँ आपको। बच्चों जरा ध्यान देना, आराम से सुनो, जरा ध्यान से सुनना। एन ऑक्शन, स्क्रीन पे दिख रहा है सबको नोट्स? सेक्शन 64, हेलो, सेक्शन 64 सबको नोट्स दिख रहा है? ओके बच्चों ध्यान दो, जरा एक एक लाइन पे ध्यान दो। एन ऑक्शन सेल इज अ मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी। बच्चों एक मेथड है गुड्स बेचने का। एन ऑक्शन सेल इज अ मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग बिड्स पब्लिकली। बच्चों याद आया? बाय इनवाइटिंग बिड्स पब्लिकली। ऑक्शनियर को अगर ऑक्शन करने का रहता है तो पहले इस ऑक्शन का वो एडवर्टाइजमेंट देता है न्यूज़पेपर में, याद आया बच्चों? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े एंड ज्यादा से ज्यादा खरीदार लोग वहां खरीदने के लिए आए। तो बच्चों पहले बीड्स हम पब्लिकली इनवाइट करते हैं, याद आया बच्चों? ऑक्शनियर पहले ऑक्शन कहाँ होना है इसका एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देता है। बच्चों याद करो, अगर ऑक्शनियर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देता है ऑक्शन का तो उसे आप क्या कहेंगे? ऑफर कहेंगे कि इनविटेशन टू एन ऑफर? याद करो पढ़ाया था मैंने। जब ऑक्शनियर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देता है ऑक्शन का तो बच्चों वो ऑफर दे रहा है गुड्स बेचने का कि इनविटेशन टू ऑफर है? वो इट्स इनविटेशन टू एन ऑफर। आई होप रिकॉल हो गया सभी बच्चों को, आई होप रिकॉल हो गया। तो बच्चों ऑक्शनियर का पहला काम क्या? न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देकर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को बिडिंग करने के लिए बुलाने का। बिड करने के लिए मतलब बोली लगाने के लिए, वहां पर प्राइस बोलने के लिए। An auction sale is a mode of selling property by inviting bids publicly and property is sold to the highest bidder। एंड बच्चे इस ऑक्शन में प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को बेच दी जाती है जो सबसे ज्यादा प्राइस की बोली लगाता है। हेलो, समझ में आया बच्चों? एंड प्रॉपर्टी सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। हेलो, हु इज हाईएस्ट बिडर? प्रॉपर्टी हाईएस्ट बिडर को सेल कर दी जाती है। हाईएस्ट बिडर मतलब सबसे ऊंची बोली लगाने वाला, सबसे ज्यादा प्राइस कोट करने वाला। सही है क्या? ऐसा मैंने 10,000 कहा तो पार्थ ने कहा वहां पीछे से 15,000। अब 15,000 के ऊपर कोई बोल ही नहीं रहा है तो इसका मतलब पार्थ इज अ हाईएस्ट बिडर। समझ में आया सच बच्चों? तो 1 2 3 बोल के फॉल ऑफ हैमर हो जाएगा ऑन टेबल एंड गुड्स आर सोल्ड टू पार्थ। नेक्स्ट लाइन, एन ऑक्शनियर इज एन एजेंट। कौन सा एजेंट? बच्चों सिर्फ एजेंट बोल के नहीं चलेगा, कौन सा एजेंट? ऑक्शनियर इज एन एजेंट। कौन सा एजेंट? टाइप करो वर्ड, लेट मी सी। ऑक्शनियर एक एजेंट है, लेकिन कौन सा एजेंट? भूल गए? टर्म पढ़ा था बच्चों हमने, यूनिट नंबर 1 में कुछ पढ़ा था हमने। बायर, सेलर, गुड्स, डिलीवरी, गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, document of title to the goods,
insolvent, mercantile agent. Oh, mercantile agent. An auctioneer is an agent governed by law of agency. आ गया बच्चों, देखो ये लॉ ऑफ एजेंसी में फॉल होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जिसको हम कहते हैं। बच्चों अभी नेक्स्ट लाइन जरा ध्यान दो, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। When he sells, जब ऑक्शनियर कोई सामान बेचता है तो उस वक्त वो केवल सेल करने वाले का एजेंट का काम करता है। जब ऑक्शनियर कोई सामान बेचता है तो ही इज एक्टिंग ओनली एज द एजेंट ऑफ द सेलर। उस वक्त वो सेलर का केवल एजेंट के तौर पे काम करता है। He may, however, sell his own property as the principal and need not disclose the fact that he is so selling. बच्चों ये लास्ट लाइन आपको समझनी है। कभी कभी बच्चों ऑक्शनियर गुड्स जो सामान बेचता है कि नहीं, जरूरी नहीं वो किसी और का हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑक्शनियर अपना ही सामान बेच रहा हो, बराबर है, यानी वो अपने ही सामान के लिए प्रिंसिपल भी है एंड अपने ही सामान के लिए वो एजेंट भी है। बच्चों ये लाइन समझा आपको? बच्चों दुनिया को पता है कि ऑक्शनियर नाम का एजेंट दूसरों का गुड्स बेचता है, बराबर है, एंड कमीशन लेता है। लेकिन लॉ यहाँ क्या कहता है कि ऑक्शनियर दूसरों के गुड्स के साथ साथ अपना भी गुड्स बेच सकता है। कुछ समझा अभी? हेलो, दूसरे के गुड्स तो वो बेचता ही है, वो अपना भी गुड्स बेच सकता है जिसके लिए वो खुद प्रिंसिपल है। वो अपना भी गुड्स सेल कर सकता है एंड उसे दुनिया को बताने की कोई गरज नहीं है कि दिस गुड्स बिलोंग्स टू मी। सामने वाले को इतना ही पता है कि ये गुड्स बेच रहा है, ऑक्शनियर है। अब गुड्स किसके हैं किसके नहीं है ये डिस्क्लोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कम ऑन स्टूडेंट, फर्स्ट पैराग्राफ पूरा क्लियर हुआ सबको? हेलो, सेक्शन 64 का फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हुआ सबको? यस बच्चों, जरा रिस्पांस दो। ओके, अब बच्चों एक एक रूल्स पढ़ने को चालू करते हैं सेक्शन 64 के। एक एक रूल्स पढ़ने को चालू करते हैं बच्चों। दे आर वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। Section 64 of Sale of Goods Act 1930 provides following rules to regulate sale by auction. बच्चों सेल बाय ऑक्शन को रेगुलेट करने के लिए, लीगली इसको चलाने के लिए सेक्शन 64 ने अपने तरफ से कुछ रूल्स बताए हैं। यानी बच्चों कहीं पर भी जब ऑक्शन कंडक्ट होगा ना, तो इन सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए ऑक्शन कंडक्ट किया जाएगा। कोई अपने रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाएगा। कोई भी, इवन फ्यूचर में आप भी ऑक्शनियर का काम करते हो तो यू हैव टू फॉलो सेक्शन 64। उसमें दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके बच्चों ऑक्शन सेल को रेगुलेट करो, यानी कि आगे बढ़ाओ। चलो बच्चों एक एक रूल शुरू करते हैं। ए, वेयर द गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स। लॉट्स समझते हो बच्चों? जैसे 50 केजी का एक लॉट, फिर 100 केजी का दूसरा लॉट, फिर वापस और एक 100 केजी का तीसरा लॉट। बताओ मेरे पास कितने लॉट्स हैं? एक 50 केजी का लॉट है, एक 100 केजी का है, वापस 100 केजी का। बताओ टोटल मेरे पास कितने लॉट्स हैं? 3। अब बच्चों अगर 50 केजी का जो लॉट है, अब बच्चों ध्यान से सुनो, अगर 50 केजी का लॉट मैंने 100 रुपीज रेट से अगर बेचा, 100 रुपीज पर केजी के रेट से बेचा, तो क्या ये अजम्पशन हो जाएगा कि रिमेनिंग 2 लॉट भी उसी रेट में बेचना है? हेलो, तो क्या ये अजम्पशन हो जाएगा कि दूसरे लॉट्स भी उसी रेट में बेचने हैं? मेरा सवाल। तो बच्चों ऐसा अजम्पशन नहीं करने का, कुछ समझा आपको? बच्चों पहला लॉट 100 रुपीज पर केजी में बिका, हो सकता है दूसरा लॉट 200 रुपए में बिक जाए, हो सकता है दूसरा लॉट 90 रुपीज में भी बिक जाए।
हो सकता है तीसरा लॉट और ज्यादा रेट में बिक जाए। यानी बच्चों पहला रूल क्या कहता है कि जब भी ऑक्शन में गुड्स बेचे जाते हैं लॉट में, तो एक लॉट का रेट दूसरे रिमेनिंग लॉट्स पर अप्लाई करने का नहीं। ऑक्शन में हर लॉट अलग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, समझा बच्चों? हर लॉट के लिए अलग से बोली लगाई जाएगी, हर लॉट के लिए अलग से बिडिंग होगी। बच्चों पहला रूल समझा? क्या लिखा है देखो, वेयर गुड्स आर पुट अप फॉर सेल इन लॉट्स, वेयर गुड्स आर पुट अप फॉर सेल इन लॉट्स, each lot यानी each lot is prima facie deemed be subject of separate contract of sale। बच्चों ऐसे केस में पहली नजर में ये माना जाएगा कि हर लॉट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के थ्रू बेचा जाएगा, यानी हर लॉट की बोली अलग अलग लगेगी। पहले लॉट का रेट दूसरे लॉट पर अप्लाई नहीं करने का बाय डिफॉल्ट। हेलो हेलो हेलो, फर्स्ट ए समझ में आया सबको? यस नो, जल्दी जल्दी टाइप करो बच्चों। डन। हेलो, हाँ, आई वांट रिस्पांस। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है ना सबको? नहीं समझा है बच्चों तो नो टाइप करो। हाँ, चलो दूसरा बच्चों, कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप मुझे बताओ, ऑक्शन सेल का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, ऑक्शन सेल कंप्लीट हुआ, ये कब माना जाता है? टाइप करो, कब माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल हो गया? फॉल ऑफ हैमर वाला आइडिया मालूम है ना सबको? हाँ, बस देखो अभी मैं पढ़ता हूँ, जैसे रीडिंग मटेरियल है, देखो कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बच्चों ऑक्शन सेल में कंप्लीशन कब माना जाएगा? द सेल इज कंप्लीट, द सेल इज कंप्लीट व्हेन the auctioneer announces its completion by the fall of hammer। यही मेन है, जहां ऑक्शनियर बच्चों सामान बिक चुका है, ये अनाउंसमेंट बोलकर नहीं, फॉल ऑफ हैमर के जरिए बताता है। द सेल इज कंप्लीट व्हेन ऑक्शनियर अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन बाय फॉल ऑफ हैमर एंड इन एनी अदर कस्टमरी मैनर। कस्टमरी यानी जो भी ट्रेडिशन परंपरा हो, बराबर है, कंप्लीशन का उसके हिसाब से, और एनी अदर कस्टमरी मैनर एंड अंटिल सच अनाउंसमेंट इज मेड एनी बिडर में रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज बीड। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बच्चों मुझे ये बताओ कि मैं ऑक्शनियर के तौर पर गुड्स बेच रहा हूँ, ठीक है बच्चों? मैंने आप लोगों को, आप सभी लोग बायर से, इतने सारे स्टूडेंट जो आए वो सब बाय करने आए हैं। तो बच्चों सबसे बड़ी बोली जो है बिडिंग, मान लो एग्जाम्पल, बच्चों मान लो ऋषभ ने बोला, ऋषभ ने सबसे बड़ा बिडिंग बताया, बोला। अब बच्चों मैं ऑक्शनियर हूं, मैंने वो हैमर उठाया एंड हैमर उठा के मैं बोलने ही जा रहा था। ऋषभ ने जो अमाउंट बोला था ना बच्चों 50,000, मैंने बोला 50,001, 50,002, 50,003 एंड बच्चों मैं हैमर कॉल करने ही जा रहा था, कहां पर? टेबल पर। उसके पहले ऋषभ ने बच्चों मुझे फॉल ऑफ हैमर करने से रोक दिया। इसका मतलब क्या? मेरा फॉल ऑफ हैमर होने से पहले ही ऋषभ ने अपना जो बच्चों बिडिंग किया था वो वापस ले लिया। क्या ये पॉसिबल है? यस, यस, वही वो बोलना चाहते हैं कि ऑक्शनियर फॉल ऑफ हैमर करने से पहले बोली लगाने वाला चाहे तो अपनी बोली वापस ले सकता है, अपना बिडिंग वापस ले सकता है। लेकिन एक बार फॉल ऑफ हैमर हो गया तो क्या ऋषभ अपना बिडिंग वापस ले सकता है? एक बार फॉल ऑफ हैमर हो गया तो फिर बच्चों उसके बाद वो पीछे नहीं आ सकता, अब उसको गुड्स खरीदना ही पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया प्राइस पे करके। तो बच्चों आई थिंक पॉइंट नंबर बी एक बार फिर पढ़ रहा हूँ।
The sale is complete when auctioneer announces its completion by fall of hammer or any other customary manner, and until such announcement is made, any bidder may retract from his bid. And until such announcement is made, any bidder may retract from his bid. वापस अपनी bidding वापस ले सकता है, पीछे आ सकता है. चलो तीसरा रूल, राइट टू बिड में बी रिजर्व. बच्चों यहाँ ध्यान दो, सेलर जो गुड्स बेच रहा है ऑक्शनियर के जरिए, जो सेलर प्रिंसिपल व्यक्ति गुड्स बेच रहा है ऑक्शनियर के जरिए, क्या ये सेलर अपना कोई बंदा बायर समझकर बिठा सकता है क्या बड़ी बड़ी बोली लगाने के लिए? क्या वो पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. भीड़ में अपना आदमी बिठा सकता है वो सेलर कि तू भी बड़ी बड़ी बोली लगाते रहे ताकि रेट बढ़े? बच्चों मेरा क्वेश्चन समझा? जो सेलर ऑक्शनियर के जरिए गुड्स सेल करवा रहा है, क्या वो सेलर अपना कोई व्यक्ति बिडिंग करने के लिए बिठा सकता है? हेलो, ताकि रेट बढ़ाया जा सके. मेरा क्वेश्चन समझा बच्चों? हेलो, आवाज नहीं आ रही बच्चों? हाँ, तो मैंने क्या कहा समझ में आया बच्चों? मान लो बच्चों मैं सेलर हूँ, प्रिंसिपल हूँ, एंड राहुल सर ऑक्शनियर हैं. राहुल सर मेरा गुड सेल करवा रहे हैं. तो मैंने क्या कहा कि मैं मेरा कोई व्यक्ति वो बायर लोगों के बीच में बिठा सकता हूँ क्या बिडिंग करने के लिए, ताकि बिडिंग का अमाउंट बढ़े. इज इट पॉसिबल? तो बच्चों हाँ चलो, अब आई थिंक क्वेश्चन समझा, आपके आंसर से समझ में आ रहा है. तो बच्चों यहाँ पर आंसर यस भी है, नो भी है. ध्यान से सुनना है. मैंने कहा यस भी है, नो भी है. बराबर है? पहला बच्चों यस कब है? जब बिडिंग स्टार्ट करने से पहले ही सेलर ये राइट रिजर्व करता है. सेलर बोलता है मैं अपना एक राइट रिजर्व करता हूं कि बोली लगाने के लिए मैं मेरा भी एक बंदा बिठा सकता हूं. ये मेरा राइट है एंड मैं ये राइट का इस्तेमाल कर सकता हूं. ऐसा अगर बच्चों कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज है जहां सेलर अपना राइट टू बिड करने का रिजर्व करता है कि मैं भी बिडिंग कर सकता हूं, मैं भी किसी बंदे को बिठाकर बिडिंग करवा सकता हूं. बराबर है? अगर वो राइट रिजर्व करता है सेलर, तो बच्चों फिर ऐसा सेलर फिर दो चार लोगों को नहीं बिठा सकता. फिर ऐसा सेलर केवल एक व्यक्ति को बिडिंग करने के लिए बिठा सकता है ऑन हिज बिहाफ. वो भी कब? जब सेलर ने राइट रिजर्व किया हो बिड करने का पहले से ही अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. बराबर है? तभी वो एक ही व्यक्ति को वहां बिठा सकता है. देखो सी पढ़ रहा हूं मैं. राइट टू बिड में बी रिजर्व्ड एक्सप्रेसली. राइट टू बिड may be reserved expressly by or on behalf of seller, and where such right is expressly reserved,
एंड जहां बच्चों सेलर ये राइट एक्सप्रेसली रिजर्व करता है बट नॉट अदरवाइज, द सेलर और एनी वन पर्सन ऑन हिज बिहाफ मे बिड एट द ऑक्शन। द सेलर नहीं तो उसके जगह कोई एक व्यक्ति उसके जगह पे उसके बिहाफ पर वहां बिडिंग कर सकता है। लेकिन बच्चों मेरा नेक्स्ट प्रश्न, अगर सेलर ने ये राइट रिजर्व नहीं किया है, मान लो सेलर ने राइट टू बिड करने का ये राइट रिजर्व नहीं किया एक्सप्रेसली, एंड बिना किसी को बताए अपने किसी बंदे को उसने भीड़ में बिठा दिया कि तू भी बिडिंग कर, तो मुझे ये बताओ सेलर का ये काम करना लॉफुल है कि अनलॉफुल है? एक तो उसने राइट रिजर्व नहीं किया और ऊपर से बिना बताए किसी को अपना एक बंदा उस भीड़ में बिठा दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट की बोली लगा सके। तो सेलर का ये एक्ट क्या लगता है आपको, अनलॉफुल लगता है बच्चों? अब ऐसे केस में बच्चों मान लो कि किसी बायर ने बड़ी बोली लगाकर गुड्स खरीद लिया। बच्चों किसी बायर ने, जो सेलर का व्यक्ति है वो नहीं है, किसी और बायर ने गुड्स खरीद लिया, फॉल ऑफ हैमर हो गया, एंड उस बायर को अगर बाद में पता चला कि सेलर ने अपना एक बंदा बिठाया था एंड उसे बिडिंग करवा रहा था, ऐसा बायर को जब पता चलता है तो क्या बायर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है? क्या वो बायर जिसने हाईएस्ट अमाउंट देकर गुड्स खरीदा, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है? क्या वो ऐसा बायर जिसको ये पता चलता है कि सेलर ने अपना बंदा बिठाया था अनलॉफुल तरीके से, हमको बताया भी नहीं, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है? तो आंसर है तोड़ भी सकता है, नहीं भी तोड़ सकता है। अब आप आंसर दो, जब सिचुएशन आ जाए तोड़ भी सकता है नहीं भी तोड़ सकता है, ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? बायर के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, एक तरह से वॉइडेबल। क्या हो गया? वॉइडेबल। याद आया बच्चों वॉइडेबल? हेलो हेलो हेलो, वॉइडेबल याद आया? हाँ बच्चों, अभी मैं पॉइंट नंबर डी पढ़ रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मुझे लगता है सबको समझेगा। देखो पॉइंट नंबर डी पे ध्यान दो, वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर। जहां बच्चों सेलर ने नोटिफाई नहीं किया, बताया नहीं कि वो भी बिडिंग करने वाला है या किसी बंदे को बिडिंग के लिए रखने वाला है, जहां सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर, बच्चों क्या लिखा है? वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू राइट टू बिड on behalf of seller, it shall not be lawful. It shall not be lawful. बच्चों what do you mean by this? It shall not be lawful. ये सेलर के एंगल से लॉफुल नहीं है, मतलब अनलॉफुल है कि नहीं? It shall not be lawful for the seller to bid himself or to employ any person to bid at such sale, or for the auctioneer knowingly to take any bid from the seller or any such person, and any sale contravening this rule may be treated as fraudulent by the buyer. Fraudulent by the buyer. बच्चों अगर ऐसा कुछ गलत काम हुआ तो बायर अपने तरफ से उसके साथ फ्रॉड हुआ ऐसा डिक्लेयर कर सकता है। एंड बच्चों याद करो, जब फ्रॉड वाला पॉइंट आता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल होता है कि नहीं? हेलो, फ्रॉड वाला आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है कि नहीं? तो कौन डिक्लेयर कर सकता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ ऐसे सिचुएशन में? कौन डिक्लेयर कर सकता है कि ऐसे में मेरे साथ फ्रॉड हुआ? बायर। कौन बोलो? बायर। तो बच्चे काम करो, अब डी के बजाय सीधा एफ पॉइंट पढ़ो। ई में बाद में पढ़ाता हूँ, डी के बाद सीधा एफ पढ़ो। एफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। प्रिटेंडेड बिडिंग समझते हो बच्चों वर्ड प्रिटेंडेड बिडिंग? जानबूझकर सेलर अपना व्यक्ति भीड़ में बिठाकर बिडिंग को बढ़ा रहा था जानबूझकर, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिले। हेलो, प्रिटेंडेड बिडिंग मतलब समझा सबको?
हेलो, जानबूझकर बिडिंग करना ताकि रेट ज्यादा से ज्यादा बढ़े। बच्चों, कौन प्रिटेंडेड बिडिंग कर रहा है या करवा रहा है? कौन बिडिंग कर रहा है, प्रिटेंडेड या करवा रहा है? सेलर। एंड अगर इसका बायर को पता चला तो, जिसने खरीदा गुड्स ज्यादा रेट देकर, अगर इसके बारे में बायर को पता चला तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकता है, बायर कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी रख सकता है। डोंट यू थिंक सो? बायर को लगा कि नहीं, जाने दो, मुझे गुड्स ठीक ठाक रेट में मिल गए हैं, तो बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ेगा। एंड बच्चों, ये भी हो सकता है कि बायर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे क्योंकि प्रिटेंडेड बिडिंग हुई है। तो बच्चों, पॉइंट नंबर एफ देखो क्या लिखा है। If the seller makes use of pretended bidding to raise the price, if the seller makes use of pretended bidding to raise the price, the sale is voidable. The sale is voidable at the option of the buyer. बच्चों, गिव मी सीरियस रिस्पॉन्स। डी एंड एफ दोनों मिलाकर समझ में आया? डी एंड एफ दोनों मिला के समझ में आया सबको? ओके, अब बीच का जो ई है बच्चों, उसे पढ़ो वन लाइन। बच्चों, ई का हेडिंग क्या है पढ़ो जरा, पहले टाइप करो सब लोग। ई में क्या हेडिंग है बोल्ड लेटर में? रिजर्व प्राइड है ना, रिजर्व प्राइस। बच्चों, रिजर्व प्राइस को हम लोग अपसेट प्राइस भी बोलते हैं। रिजर्व प्राइस को अपसेट प्राइस भी बोलते हैं। बच्चों, डू यू नो व्हाट इज रिजर्व प्राइस या अपसेट प्राइस? जब सेलर ऑक्शनियर को गुड्स देता है, जब सेलर ऑक्शनियर के जरिए गुड्स बेचता है, तो बच्चों सेलर ऑक्शनियर को एक गुड्स का फाइनल रेट बता देता है कि मुझे ये गुड्स 2000 के नीचे नहीं बेचने हैं। बरोबर है बच्चों? जहां सेलर ऑक्शनियर को क्या कहता है कि देखो, मुझे ये सामान 2000 रुपए के नीचे नहीं बेचना है। आई वॉन्ट मोर देन 2000। एनीथिंग मोर देन 2000 विल बी अप्रिशिएटेड। बट अगर बिडिंग 2000 के नीचे जाती है तो ऑक्शन कैंसल हो जाएगा। इसका मतलब सेलर इज नॉट रेडी टू सेल एट फिक्स्ड प्राइस। एक उसने अपने माइंड में प्राइस फिक्स किया है, उससे कम वो बेचना नहीं चाहता। अगर उससे कम अमाउंट की बोली लगने लगती है तो फिर बच्चों ऑक्शन कैंसल हो जाएगा। कुछ समझ में आया बच्चों? हेलो हेलो, रिजर्व प्राइस समझ में आया बच्चों? एवरीवन अंडरस्टूड? यस बच्चों, क्या लिखा है? द सेल में बी नोटिफाइड। बच्चों, ये ऑक्शन सेल आगे होगा नहीं होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन, इट इज सब्जेक्ट टू रिजर्व और अपसेट प्राइस। यानी बच्चों, जो भी रिजर्व प्राइस है, अगर बिडिंग रिजर्व प्राइस के नीचे चली गई तो ऑक्शन कैंसल हो जाएगा, गुड्स विल नॉट बी सोल्ड। यानी एनीथिंग विच इज अबव द रिजर्व प्राइस, उसको गुड्स बेचा जा सकता है, बोली लगाई जा सकती है। यानी कि बच्चों, बिडिंग की शुरुआत ही एक पर्टिकुलर प्राइस से होनी चाहिए, नॉट लेस देन दैट। ओके, सो जो प्राइस पर बच्चों बिडिंग स्टार्ट होती है, जिस मिनिमम प्राइस को लेकर बिडिंग स्टार्ट होती है, उस मिनिमम प्राइस को आइदर यू कॉल इट एज रिजर्व प्राइस और आइदर यू कॉल इट एज स्टूडेंट अपसेट प्राइस। ओके, चलो अब एक काम करो, एग्जाम्पल मैं पढ़ता हूं। एग्जाम्पल में क्या लिखा है देखो बच्चों। पी सोल्ड कार बाय ऑक्शन। पी ने कार बेची बाय ऑक्शन। इट वॉज नॉक डाउन टू क्यू, who was allowed to take it away on giving a check for the price and signing an agreement that ownership should not pass until the check was cleared.
In the meanwhile, till the check was cleared, Q sold the car to R. It was held that property was passed on the fall of Hammer, and therefore R had a good title to the car. Both sale and subsale are valid in favor of Q and R respectively. बच्चों, मैंने जो एग्जाम्पल पढ़ा, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, वापस पढ़ो एंड टेल मी एक्चुअली हुआ क्या है. बच्चों, मैं आपको हिंट देता हूं. ऑक्शन सेल कंप्लीट कब माना जाता है? गुड्स आर सोल्ड इन ऑक्शन सेल, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये कब माना जाता है ऑक्शन में? हेलो, कब माना जाता है? ओनली ऑन फॉल ऑफ हैमर. उसके बाद बच्चों, बायर पेमेंट कैसे देगा नहीं देगा, क्या ये कंडीशन है? ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है. उसके बाद पेमेंट कैसे आएगा बायर से, चेक से, कैश से कैसे आएगा, क्या ये मेन कंडीशन होगा सेल का कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है? सेल तो हो चुका है. तो चलो पढ़ो अभी एग्जांपल एंड एकदम ऑनेस्टली बताना कि यहाँ जिस बायर ने गुड्स खरीदा था, कार खरीदा था, बरोबर है? नहीं, क्यू ने जो कार खरीदा था एंड कार खरीद कर क्यू ने इसे आर को भी बेच दिया, ये खरीदना बेचना सब वैलिड है कि इनवैलिड है, जरा बताना पड़ के. चलो कम ऑन, एक बार मैंने पढ़ा, एक बार आपको दे रहा हूं पढ़ने. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो इस एग्जांपल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो. समझ में आ गया तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो लिखो. आई विल अगेन एक्सप्लेन इफ यू आर राइटिंग इट नो. एकदम ध्यान से पढ़ना एक्चुअली होगा हुआ क्या है. सभी बच्चों ने पढ़ लिया बच्चों? व्हाट डू यू से? शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? इम्पोर्टेंट इज नॉट चेक वॉज गिवन एंड एग्रीमेंट बाद में होगा और ओनरशिप बाद में दिया, ये सब चेक को लेकर कोई मतलब ही नहीं बच्चों. एक बार क्यू के फेवर में नॉकडाउन हो गया, फॉल ऑफ हैमर हो गया, गुड्स आर सोल्ड टू क्यू. अब क्यू वो गुड्स को किसी और को बेचेगा तो बेच सकता है, उसका हक है वो बेचना, क्योंकि वो खरीद चुका है गुड्स थ्रू ऑप्शन. मैंने कहा ना, पेमेंट इशू ये फॉर्मेलिटी है केवल. व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट? सिर्फ एक ही बच्चे ने यस लिखा है. व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? शैल आई एक्सप्लेन इट अगेन? क्लियर है बच्चों सबको? अच्छा, एक काम करते हैं बच्चों, सेक्शन 64A एक नया ऐड हुआ एक्चुअली, पहले नहीं था, इन 2-3 साल पहले ये नहीं था. 64A अभी ये नया ऐड हुआ है. एंड बच्चों वेरी सिंपल एक्चुअली, सच तो है कि बहुत ही सिंपल है. बच्चों मान लो आपने कस्टम ड्यूटी जीएसटी सुना है कि नहीं? जीएसटी अभी गुड्स के खरीदने बेचने पर जीएसटी लगता है. डोंट यू थिंक सो? जीएसटी लगता है कि नहीं? हाँ. तो बच्चों अभी प्रश्न सुनो कैसा है, लॉजिक सुनो, लॉजिक सुनो. बच्चों
मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैंने गुड्स बेच दिए आपको, बरोबर है? मैंने आपको गुड्स बेचा। अब बच्चों जब मैं गुड्स बेचूंगा तो उस गुड्स के बेचने पर मैं टैक्स लगाऊंगा कि नहीं? डीमार्ट वाला कैसे गुड्स बेचता है तो जीएसटी लेता है कि नहीं हमसे? तो बच्चों जब मैं गुड्स सेल करूंगा तो मैं आपके ऊपर टैक्स लगाऊंगा। मान लो बच्चों जीएसटी रेट 12% लगाना है मुझे, तो बच्चों जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया एंड अब मैं बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी करने वाला था, उतने बच्चों 12% का 18% हो गया, 12% का 18% हो गया, बरोबर है? अब बच्चों बताओ क्या हुआ? अब प्रश्न ये है कि जिस प्राइस में मैंने गुड्स बेचा वो तो देना ही है आपको, उसमें कोई डाउट नहीं, बट मैंने क्या रेट से जीएसटी बोला था आपको कॉन्ट्रैक्ट करते समय? जब हमारी बात हुई तो 12%, लेकिन जब गुड्स डिलीवर करना था, एक्चुअल बिल बनाना था आपके नाम पर, जब आपके नाम पर एक्चुअली इनवॉइस बिल बनाना था, तब रेट 18% हो गया, बढ़ गया। तो वो रिमेनिंग 6% क्या मैं आपसे ले सकता हूँ? ये जो रिवीजन हुआ कि आपसे मुझे 12% ही लेना पड़ेगा कि सर 12% का ही बात हुआ था, हम 12% ही जीएसटी देंगे, आप अभी 6% एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हो? तो मेरा प्रश्न समझा बच्चों? टैक्स रेट में रिवीजन हुआ, 12 का 18 हो गया, तो क्या सेलर बायर से ऊपर का 6% ले सकता है क्या? दैट्स माय क्वेश्चन। क्या वो ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है बच्चों, क्योंकि वो 6% सेलर अपने पॉकेट में नहीं रखेगा। सेलर के पॉकेट में जो सेल प्राइस जाना चाहिए उतनी ही जाएगी। टैक्स हैज टू गो टू गवर्नमेंट, टैक्स गवर्नमेंट को जाने वाला है ना बच्चों। जब टैक्स गवर्नमेंट को जाने वाला है तो इसमें बच्चों 12 का 18 हो जाए, मैं क्या करूं? गवर्नमेंट का लॉ चेंज हो गया, गवर्नमेंट ने बोल दिया 12 का 18 हो गया, तो सेलर थोड़ी अपने पास से 6% बेयर करेगा। सेलर बायर से ही मांगेगा कि नहीं मांगेगा ऊपर का नया एक्स्ट्रा आया वो? हेलो बच्चों, बढ़ गया वो, सेलर बायर से मांगेगा कि नहीं मांगेगा? हाँ चलो पढ़ते हैं, देखो। इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड टैक्सेस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेम है बच्चों, अगर इंक्रीज होता है तो डिक्रीज भी हो सकता है। तो जस्ट एक बार पढ़ लेते हैं। वेयर आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड बट बिफोर इट हैज बीन परफॉर्म, टैक्स रिवीजन टेक्स प्लेस। मान लो टैक्स रिवीजन हो गया, वेयर द टैक्स बीइंग इम्पोज्ड इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड or remitted in respect of any goods without any stipulation to the payment of tax, the parties would become entitled to readjust the price of the goods accordingly. Following taxes are applied on the sale or purchase of goods. कौन से टैक्स लगाए जा सकते हैं बच्चों? आपने ड्यूटी सुना है? कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, हैव यू हर्ड? कौन से टैक्स गुड्स पर लगाए जा सकते हैं? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। फिर आपने जीएसटी सुना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है एनी टैक्स ऑन सेल और परचेस ऑफ गुड्स, वो जीएसटी की बात हो रही है। तो बच्चों लास्ट पैराग्राफ पे ध्यान दो, 64 है, क्या कह रहा है? ये लास्ट पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द बायर वुड हैव टू पे द इंक्रीज्ड प्राइस, the buyer would have to pay the increased price where the tax increases and may derive the benefit of reduction if the tax are curtailed. अगर 12 का 18% होता है तो 6% बायर से लिया जाएगा एंड 12 का 9% हुआ तो बायर को 3% रिडक्शन भी दिया जाएगा, यानी दोनों फायदा बायर को मिलेगा। बढ़ेगा तो बायर से लेंगे, कम होगा तो बायर को हम रिडक्शन कर देंगे। बच्चे ये लाइन समझा सबको? हेलो हेलो हेलो, सबको समझाइए। द बायर वुड हैव टू पे द इंक्रीज्ड प्राइस where the tax increases and may derive the benefit of reduction if tax are curtailed. Curtailed matlab reduced. Thus the seller may add the increased taxes in the price
बढ़ा हुआ टैक्स सेलर इंक्रीज करेगा बच्चों, अपना से प्राइस इंक्रीज करेगा, ऐड करेगा उसे। द इफेक्ट ऑफ प्रोविजन कैन हाउएवर is excluded by an agreement to the contrary. It is open to the party to stipulate anything regarding taxation. लेकिन बच्चों लास्ट के 2 लाइन में उन्होंने एक्सेप्शन भी कहा है। अगर बायर सेलर स्पेसिफिक एग्रीमेंट करते हैं कि टैक्स का कुछ भी बढ़ेगा, कम होगा, घटेगा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। टैक्स अगर फ्यूचर में बढ़ता है, कम होता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। बायर जो प्राइस सेलर को देगा, सेलर वही प्राइस एक्सेप्ट करेगा। बच्चों मुझे ये बताओ, अगर ऐसा स्पेसिफिक एग्रीमेंट 2 लोगों के बीच में हुआ है तो टैक्स का बढ़ना या कम होना कोई मतलब है क्या? टैक्स का बढ़ना या कम होना कोई मतलब है क्या? फिर कोई मतलब नहीं। तो बच्चों विद दिस आई कंप्लीटेड सब गुड्स एक्ट। बच्चों अभी 15 मिनट का ब्रेक ले लो, 10 मिनट का ले लो, एंड बच्चों 11:10 को आप लेक्चर ज्वाइन कर लो 5 मिनट पहले। तो बच्चों आई विल बी स्टार्टिंग विथ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तीसरा मेजर टॉपिक, बरोबर है बच्चों, जिसे मुझे थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना है। एंड बच्चों ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने में मुझे आसानी क्यों होगी आपको पता है? क्योंकि ओसीएम में आपने पार्टनरशिप पढ़ा है कि नहीं? जरा यस टाइप करो। ओसीएम में आपने इंडियन पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा है कि नहीं? बहुत सारा चीज, इसलिए मुझे ये टॉपिक थोड़ा जल्दी एंड आसानी से पढ़ाने को जमेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी आइडिया है इसकी। चलो बच्चों ब्रेक के बाद मिलते हैं हम लोग।